Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, Understanding our Criminal Justice. सिविक्स का चैप्टर नंबर 6. मैंने लास्ट टाइम आपको चैप्टर नंबर 4 करवाया था, अंडरस्टैंडिंग लॉ. चैप्टर नंबर 5 हमारा जुडिशरी है. जुडिशरी हमारा इस चैप्टर नंबर 6 में भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो इसमें भी जुडिशरी इंक्लूड है, इसलिए मैं ये चैप्टर करवा रही हूँ कि दोनों हो जाएंगे. 6-1 में जो आ रहा है इम्पोर्टेंट पार्ट वो भी हो जाएगा और 5th-1 का भी इसी में इंक्लूड है, इसलिए ये चैप्टर करवा रही हूँ. टॉपिक इन द चैप्टर, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. चैप्टर का नाम का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हमारा क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है वो क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मीन्स कोर्ट. पुलिस से लेकर जब FIR दर्ज होती है किसी क्राइम के लिए और कोर्ट में जब उसको सजा मिलती है, वो पूरा हमारा सिस्टम क्या है, किसका क्या रोल है उसमें, किसका कहाँ पर क्या वर्क होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सब कुछ इस चैप्टर में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इन द चैप्टर, की प्लेयर्स ऑफ अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. कौन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम. पुलिस का क्या रोल होता है जब वो किसी क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेट करती है, जांच पड़ताल करती है. जब कहीं पर कोई क्राइम होता है तो उसमें पुलिस का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब लॉयर, जो वकील होते हैं. वकील का क्या वर्क है या क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ द जज. जज का क्या रोल है? एंड व्हाट इज अ फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल क्या होती है? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फेयर ट्रायल के जरूरी जो एलिमेंट्स हैं वो भी कौन कौन से हैं. सबसे पहले की प्लेयर्स ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. की प्लेयर्स कौन कौन से हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? कौन कौन होता है? सबसे पहले 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स आर पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे, कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, कभी कहीं पर किसी का मर्डर हुआ है या कोई भी क्राइम लगा लो आप लोग, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास. पुलिस के पास FIR दर्ज करवाई जाती है, फिर उसके बाद वो केस कोर्ट में जाता है. कोर्ट में 2 वकील होते हैं. एक तो जो व्यक्ति, यानी कि अगर किसी का मर्डर हुआ है, किसी का कि इस तरह से कोई केस है, मर्डर का कोई केस आया है, तो एक तो सामने वाला करेगा कि जिसका कोई रिलेटिव गया है वो करेगा एक तो वो तो क्या हो गया कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं. एंड डिफेंस लॉयर, जो सामने वाले को बचाने के लिए. देखा होगा आपने टीवी वगैरह में भी 2 जो है वो वकील होते हैं. एक तो जो क्राइम करने वाला, जो क्रिमिनल होता है उसको बचाने वाला होता है, और एक उसके अगेंस्ट में होता है कि वो साबित करता है कि इसने ये क्राइम किया. एक उसको बचाता है. तो दोनों ही होते, एक डिफेंस लॉयर होता है और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर. प्रोसिक्यूटर में मीन्स भी लॉयर ही होता है. द जज, एंड लास्ट डिसीजन किसका होगा? जज का होगा. What is the role of the police in investigating a crime? पुलिस का क्या रोल है? The main function of police is to investigate any complaint about the commission of a crime. उसकी जो कंप्लेंट होती है उसको नोट डाउन करना, उस पर वर्क करना. जो FIR लिखवाई जाती है उसके ऊपर वर्क करती है. एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस. वो स्टेटमेंट्स लेती है. आपने देखा होगा कहीं पर कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, आसपास कोई लोग होते हैं या कोई वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसका स्टेटमेंट किया जाता है कि आपने क्या देखा, क्या क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह से हुआ, कुछ अजीब सा था यहाँ पर, कब हुआ, टाइमिंग क्या है उसका, ये सब कुछ पूछा जाता है. तो वो क्या हो गया? विटनेस का स्टेटमेंट ले रहे. वो स्टेटमेंट है कि वो लिखा जाता है, वो रिटर्न में होता है सब कुछ, वो रिकॉर्ड रखा जाता है. उसके बाद जो अगर उसके जो क्राइम हुआ उसके एविडेंस कलेक्ट करना कि क्या हुआ, किसने किया, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना, उसके खिलाफ में जो भी सबूत मिले वो कलेक्ट करना, ये पुलिस का काम होता है. ऑन द बेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. अपनी खुद की एक ओपिनियन बनाती है. इट मीन्स क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे एक हम टीवी पे भी आता है कि आई थिंक सोनी टीवी पर ही आता है, क्राइम पेट्रोल, उसमें दिखाते हैं पुलिस किस तरह से अपने खुद की एक ओपिनियन बनाती है कि मर्डर हुआ है
तो अगर चोरी भी हुई है घर में तो लूटपाट की वजह से हुई है, या फिर वैसे सिर्फ मर्डर हुआ है तो कोई उसकी वैसे कोई दुश्मनी होगी उसकी वजह से होगा, या उसकी कोई किसी को कोई किसी तरह का कोई बेनिफिट होगा उसकी डेथ से, तो वो व्यक्ति उसको मारेगा। इस तरह की पुलिस अपनी अपनी ओपिनियन बना लेती है कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो सस्पेक्टेड रखती है कि कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उसके रिलेटिव को, उसके जो जितने भी जो नज़दीक के लोग होते हैं उनसे वो पूछताछ करती है। पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट इफ दे थिंक एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी। अगर जो पर्सन यानी कि जिसने क्राइम किया है वो खुद अपनी जो है वो गिल्टी फील करता है, इट मीन्स कि वो अपना जुर्म कबूल करता है, तो पुलिस एक चार्जशीट बनाती है। चार्जशीट मतलब उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि कब क्या क्राइम हुआ, क्या टाइम था, किस व्यक्ति ने किया, क्यों किया, उसके सब कुछ लिखा होता है। और ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है ये कोर्ट में जमा करवाते हैं, और ये जमा करवाने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। द पुलिस कांट डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। पुलिस ये डिसाइड नहीं करती कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है या इनोसेंट है, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? जज का होता है। द पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है वो हमेशा जो कानून के अकॉर्डिंग रहकर ही करती है, वो उससे ऊपर नहीं जाती है। विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो उनको राइट्स मिले हुए, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, उनकी रेस्पेक्ट करते हुए वो अपना काम करती है। एवरी अरेस्टेड person has following fundamental rights as per article 22 of the constitution and criminal law। जो भी जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसको भी कुछ राइट्स मिले हुए होते हैं, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल जो 22 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसके लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। इन्फॉर्म किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो उसको टाइम से पहले, अरेस्ट करने से पहले उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके खिलाफ वारंट निकला, अरेस्ट वारंट निकला है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। उसके अलावा जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, ये पुलिस का काम होता है। The right not to be ill-treated or tortured during arrest or in custody। पुलिस उसको किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं कर सकती है, बुरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकती है अपनी कस्टडी में, यानी कि जब तक उसको उसके सामने वकील के सामने, या सॉरी उसको कोर्ट में पेश नहीं करती है, तब तक उस व्यक्ति को वो किसी तरह से भी टॉर्चर नहीं कर सकती है। Confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। अगर accused जो है, accused means जो criminal जो है, इसने कोई crime किया है, अगर वो जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है उस टाइम पर अगर वो कन्फेशन करता है, इट मीन्स अपना जुर्म कबूल करता है, तो वो एविडेंस के रूप में जो है वो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। अगर उसने पुलिस लॉकअप में, यानी कि पुलिस ने अरेस्ट किया उस टाइम पर उसने कन्फेशन किया है कि मैंने ही ये जुर्म किया है, मैंने ये क्राइम किया है, बट वहाँ पर वो जो मानता है अपनी गलती, तो वो मान्य नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पुलिस कस्टडी में कि कोई भी नहीं मान्य होता है, क्योंकि वो जबरदस्ती भी हो सकता है कि पुलिस के डर से वो व्यक्ति अपना गुनाह कबूल कर रहा हो, या कुछ भी बात हो सकती है। इसलिए वहाँ पर पुलिस में अगर कोई कन्फेशन करता है तो उसको एविडेंस के रूप में नहीं रखा जाता है। A boy under 15 years of the age and woman cannot be called to the police station only for questioning। अगर बच्चे 15 साल या 15 साल से छोटे होते हैं या वोमेन को पुलिस में जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए, मतलब पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। अगर उनसे पूछताछ करनी है तो उनके घर जाकर कर सकती है, बट पुलिस स्टेशन में उसको बुलाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्रिमिनल लॉ बने हुए हैं उनके अगेंस्ट में है। ये हमारा आर्टिकल 22 है। याद रखना है आर्टिकल 22 में कौन कौन सी बातें आती हैं, 5 बातें उसमें इंपॉर्टेंट, और ये आपका क्वेश्चन भी बनता है 5 मार्क्स का। व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट जो वकील होते हैं, गवर्नमेंट वकील होते हैं, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है।
The role of the prosecutor being once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. प्रोसिक्यूटर का रोल कब स्टार्ट होता है? जब पुलिस जो है, पुलिस अपने जो क्राइम की जो एफआईआर आई है उसके लिए उसने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और चार्ज शीट जो है, चार्ज शीट बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया है। उस टाइम पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क स्टार्ट होता है, क्योंकि रिटर्न में जब आ चुका है वो कोर्ट में, तो वकील जो है पूरा केस पढ़ेगा और उसके बाद ही लड़ सकता है ना। बिना केस पढ़े कि उसने क्या है केस क्या नहीं है, तो वो कैसे उसका केस लड़ सकता है। इसलिए पहले से पुलिस जब चार्जशीट जमा करवाती है, सबमिट कराती है कोर्ट में, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू होता है। द प्रोसिक्यूटर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो बिना इम्पार्शियली मतलब बिना किसी भेदभाव के जो भी सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो सच आ रहा है, वो सामने लेकर आए। विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। एविडेंस और जिस उसके पास जितनी भी एविडेंस है उनको कोर्ट के सामने पेश करना केस के लिए, कि उस केस में कौन कौन से एविडेंस है, पुलिस ने किस किस को बारे में चार्जशीट में लिखा है, किससे उन्होंने पूछताछ की है, वो सब कुछ कोर्ट में पेश करने का काम किसका होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। व्हाट इज द रोल ऑफ द जज? जज का क्या रोल होता है? The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecutions and the defense. जज सभी विटनेसेस को सुनता है, जो वहाँ पर विटनेस यानी कि गवाह पेश किए जाते हैं उनको सुनता है। जितने भी एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से और डिफेंस की तरफ से, यानी कि दोनों आमने सामने जो वकील होते हैं, दोनों जब अपने अपने एविडेंस जो है वहाँ पर पेश करते हैं, तो जज का काम होता है पहले उन सबको सुनना। किसी को मना नहीं बोलता है जज, जितने भी एविडेंस लाए जाएंगे जज उसको सुनेगा ही। द जज डिसाइड वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटिंग एंड अकॉर्डेंस विद द लॉ। उसके बाद जज डिसाइड करता है जो एविडेंस उसके सामने पेश किए गए उसके आधार पर, जो सबूत उसके सामने पेश किए गए उसके आधार पर, कि जो पर्सन जो अरेस्टेड जो पर्सन है वो क्रिमिनल है या नहीं है। इट मीन्स कि उसने क्राइम किया है या नहीं या है किया है। कानून के अकॉर्डिंग उन सब को वो एविडेंस के आधार पर डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है या नहीं है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज ए फाइन और बोथ। व्यक्ति को ये जज डिसाइड करता है उस व्यक्ति को जेल भेजा जाता है या उस पर फाइन लगाया जाता है या दोनों एक साथ किए जाते हैं। या अगर किसी ने छोटा मोटा क्राइम किया हो कि चोरी वगैरह की हो, तो उसमें क्या होगा, उसको सिर्फ फाइन लगाकर छोड़ दिया जाएगा। या उसने कुछ ज़्यादा बड़ी चोरी की हो तो कुछ महीने की जेल हो जाएगी, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। या फिर दोनों, उसने किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया है या बहुत बड़ा क्राइम किया है तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी भरना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब। ये किस पर डिपेंड करता है? कानून के ऊपर, कि जो उसने क्राइम किया है उस क्राइम के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कानून बना हुआ है। मेन रोल जज का ही होता है, क्योंकि जज जो है वही डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति कि कोई व्यक्ति जिसको सजा मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए, क्योंकि जो एविडेंस पेश किए जाएंगे उस बेस पर ही जज जो है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट वन है व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होती है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ। हमारे आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसमें राइट टू लाइफ, गारंटीज द राइट टू लाइफ, उसमें राइट टू लाइफ दिया गया। इट मीन्स क्या हुआ कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीड्यूर। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ये अधिकार मिला हुआ है, या राइट्स है हमें हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि जब भी जो जज जब जो एक फैसला लेता है वो लीगल होता है, उसके लिए कुछ रीजन होते हैं। फेयर मतलब होता है साफ सुथरा। देखो यहाँ पे इसका मीनिंग समझो पहले। फेयर मतलब साफ, हम बोलते हैं फेयर नोटबुक बनाना, ऐसे बोलते हैं हम लोग आपको कि एक रफ नोटबुक और एक फेयर नोटबुक बनाना। फेयर मतलब होता है साफ सुथरी। ट्रायल, ट्रायल मतलब जो
जज जो है, जो केस जो चल रहा है उसको इम्पार्शियल यानी कि दोनों साइड से सुने और उसके बाद एविडेंस के रूप में डिसाइड करे कि वो सही है या गलत है। हमें मतलब ट्रायल लेना है कि हम कोई उसको कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रायल ट्रायल रूम कहाँ है, तो उसमें क्या होता है चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम चेंजिंग रूम होता है। बट यहाँ पर चेंजिंग का मतलब वो नहीं है, ट्रायल का मतलब यहाँ पर है कि जो केस जो चल रहा है उसमें जो चेंजेस आते रहते हैं वो ना देखकर वो सिर्फ ये देखे कि वो सही है या गलत है। हम ट्रायल ट्रायल रूम क्या होता है कि सही गलत देखने के लिए कि वो चीज़ हमारे ऊपर सही भी हो रही है या नहीं। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल के इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से? द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू, कहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल ओपन कोर्ट में, ताकि पब्लिक भी वहाँ मौजूद रहे और अपनी व्यूज जो है वो दे सके। द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और जो ट्रायल जब ली जाती है तो उस टाइम पर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया वो भी वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। द एक्यूज्ड मस्ट बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, और एक्यूज्ड का एक उसको डिफेंड उसको बचाने वाला एक लॉयर भी होना चाहिए। डिफेंस लॉयर मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशंस विटनेस, और डिफेंस के जो लॉयर है उसको ये अवसर मिलना चाहिए कि वो जो सामने वाला जो विटनेसेस पेश कर रहा है, जो गवाह पेश कर रहा है उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके, मतलब उससे भी वो पूछताछ कर सके। ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन अक्यूज्ड डिफेंस, उसके अलावा जो प्रेजेंट में जो एक्यूज्ड है, इट मीन्स जो जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उससे भी वो पूछताछ कर सके। इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट एक्यूज वॉज गिल्टी, अगर वो उस टाइम पर भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की होती है कि वो उस टाइम पर जब व्यक्ति गिल्टी हो रहा है, इट मीन्स उसको अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा है, तो वो उसको भी प्रूव करे कोर्ट के सामने कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है, वो खुद मान रहा है, बट उसको अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, उसको खुद से फील गलत जो है वो मान रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो वो भी कोर्ट के सामने पेश किया जाए। The judge should decide the matter only on the basis of the evidence before the court. कोर्ट के सामने जो एविडेंस पेश किए जाते हैं जज उसके आधार पर ही अपना डिसीजन देता है। ही सी मस्ट रिमेन इम्पार्शियली, बिना किसी भेदभाव के, जो उसके सामने जो जितनी भी विटनेसेस एविडेंस रखी जाएंगी उसके आधार पर ही जज जो है वो अपना फैसला सुनाते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है, हम लोग इसके कोई भी अपना एक आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उसमें भी आता है बिल्कुल। जब मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें भी आता है, जब पकड़ा जाता है कोई व्यक्ति क्राइम करके पकड़ा जाता है तो क्या होता है, पुलिस के पास एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद पुलिस चार्जशीट बना के कोर्ट में डालती है, कोर्ट में जाने के बाद वकील उस चार्जशीट को पढ़ता है, फिर उसके बाद कोर्ट में केस चलता है। तो दोनों के आमने सामने लॉयर होते हैं, वकील होते हैं ना दोनों के, देखा होगा आप लोगों ने भी कि एक वकील होता है जो कि उसको बचाने का काम करता है, जो व्यक्ति वहाँ पर अरेस्ट किया गया, एक होता है उसको कि उसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस बात पर सारे सबूत जो है वहाँ जितने भी एविडेंस होते हैं कि उसने देखा था वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, सारे एविडेंस वहाँ पर पेश किए जाते हैं, और जज जो है वो सभी कुछ सुनकर कि किसने क्या बोला, सभी एविडेंस सुनने के बाद ही वो अपना डिसीजन देता है। तो इस चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपको याद होना चाहिए इसमें कि इसमें की जो प्लेयर्स कौन कौन से हैं, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। पुलिस का रोल क्या है? इन्वेस्टिगेट करना क्राइम को, क्राइम कब हुआ, क्या हुआ, ये पुलिस का ही काम होता है सब कुछ। फिर उसके बाद व्यक्ति को अरेस्ट करना, अरेस्ट करने से पहले उसको बताना, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना, और वो पुलिस कस्टडी में उसके साथ कोई उसको इल ट्रीट नहीं करेगा, टॉर्चर नहीं करेगा, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, चार्जशीट मिलने के बाद उसको अच्छी तरह पढ़ेगा और उसके बाद जो मटेरियल उसके लिए चाहिए वो पूरा जज के सामने पेश करेगा एविडेंस। जज का क्या काम है, सभी एविडेंस जितनी भी पेश किए गए विटनेसेस उन सबको सुनना, उसके बाद डिसाइड करना कि वो व्यक्ति एक्यूज्ड जो व्यक्ति है उसको गिल्टी सॉरी कि उसने क्राइम किया है या नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, और क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको, वो भी जज डिसाइड करेगा। फेयर ट्रायल इट मीन सबके सामने ओपन कोर्ट में होना चाहिए, सभी के सामने सभी की प्रेजेंस होनी चाहिए,
डिफेंस लॉयर भी जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर सके सामने वाले को, यानी कि हर तरह की हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वहाँ पर वो किसी भी कोई गलत डिसीजन ना हो सके, इसलिए फेयर ट्रायल ज़रूरी होती है। ये हमारा चैप्टर था। और सिविक्स में लगभग हमारा फर्स्ट, थर्ड, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट भी हो चुका है, थर्ड चैप्टर है जो थर्ड लिया, उसके बाद मैंने फोर्थ चैप्टर लिया और अभी सिक्स चैप्टर। बस हमारा जो सिलेबस रिडक्शन है इसलिए सिविक्स में बस यही चैप्टर करवाऊंगी। उसके बाद अभी हम किसके लेंगे, हिस्ट्री या जियोग्राफी में जो बचे हुए हैं वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।